मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का आपका। सब लोगों ने जल्दी जल्दी लाइव ज्वाइंट हो जाना है लेक्चर के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ सब लोग, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस लेक्चर। थोड़ा सा अगर याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, तो हमने स्टार्ट किए थे हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के साथ हमने डील किया था। एक पार्ट के हार्मोन्स को हमने खत्म कर दिया था, दैट इज हार्मोन्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। आपको यह भी पता होगा कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने स्ट्रक्चरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब को हमने कहा था एडिनोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर लोब को हमने कहा था न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो एडिनोहाइपोफाइसिस में से जो 6 हार्मोन्स थे, वो सारे हार्मोन्स हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में देखे थे। आज हम डील करने वाले हैं हार्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो चलो जब तक बाकी के लोग ज्वाइन होते हैं तब तक ये स्टार्ट कर लेते हैं। आई एम स्टार्टिंग हियर विद द हार्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस, जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टेरियर लोब है। अब ये न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर मेनली देयर आर 3 डिफरेंट हार्मोन्स। ओके, द फर्स्ट हार्मोन इज ADH, द सेकेंड हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन एंड द लास्ट हार्मोन इज कोहेलिन। उससे पहले एक और चीज बता देता हूं, मैंने आपको ये बताया था कि ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, दिस इज अ नॉन ग्लैंडुलर पोर्शन। मतलब ये कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है, ये हार्मोन को सिर्फ स्टोर करता है। रिपीट कर रहा हूं, यहां पे कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, हार्मोन यहां पे सिर्फ क्या किए जा रहे हैं, स्टोर किए जा रहे हैं। जब भी आपके बॉडी को इसकी जरूरत होगी, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस से बस रिलीज होने वाले हैं। एक्चुअली द हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस। हार्मोन हाइपोथैलेमस में बन रहा है। ओके, तो सबसे पहला हार्मोन देख लेते हैं, ADH। इसका जो फुल फॉर्म है, इट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हमने 11th में पढ़ा था in the chapter called excretion and osmoregulation, regulation of kidney functions। okay, या फिर osmoregulation नाम का एक टॉपिक था। तो किडनी जो है वो एक्सक्रीशन के साथ osmoregulation भी परफॉर्म करती है, और उसको osmoregulation परफॉर्म करने में 2 हार्मोन्स इंपॉर्टेंटली हेल्प करते हैं। दीज आर ADH एंड अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन भी बात करेंगे हम, लेकिन वो एड्रिनल ग्लैंड से आता है, तो जब एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे तब वो होगा, डोंट वरी। बट यहां पे हम बात करेंगे कौन से हार्मोन की, ADH। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है, दिस हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम पार्स नर्वोसा। नाउ दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये आपके न्यूरोहाइपोफाइसिस का एक पार्ट है। पार्ट का नाम क्या है, पार्स नर्वोसा। स्ट्रक्चर में मैंने इसको डिटेल में बताया था, एक बार रिवाइज करना है अगर नहीं याद हो रहा है तो। ओके, मैं बोल रहा हूं ADH इज रिलीज फ्रॉम पार्स नर्वोसा एंड दिस हार्मोन act on kidney tubules, or you can say it act on renal tubule. To be specific, it is going to act on the DCT and CT, distal convoluted tubule and collecting tubule. Okay, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। ये होता है आपका माल्फिजन बॉडी, एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल, अंदर होगा ग्लोमेरुलस, और ये जो अगला पार्ट है आपका, ये है आपका रीनल टिब्यूल। तो ये जो ADH नाम का हार्मोन है, ये आपके रीनल टिब्यूल्स के ऊपर काम कर रहा है, नेफ्रॉन के, एंड इट कंट्रोल्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एक ही काम है उसका, सबसे इंपॉर्टेंट क्या कर रहा है ये, यहां से वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को कंट्रोल कर रहा है। ओके, कहां से, DCT एज वेल एज व्हाट, CT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड कलेक्टिंग टिब्यूल। 2 चीजें बात कर लेंगे, एकदम बहुत सिंपल सी चीज है। ओके, अगर हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन होगा, मतलब जितना ADH रिक्वायर्ड है उससे वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो डेफिनेटली यहां से जो वाटर रीएब्सॉर्ब होने वाला है ये कम हो जाएगा। ओके, तो अगर यहां से वाटर रीएब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअली आपको समझना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं बोल रहा हूं वाटर रीएब्सॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगा अगर आपको हाइपोसिक्रीशन हो रहा है ADH का। तो इस केस में यूरिन के अंदर पानी ज्यादा होगा, क्योंकि वो रीएब्सॉर्ब नहीं हो रहा है।
बॉडी फ्लूइड में वापस नहीं आ रहा है। तो मैं बोल रहा हूं यूरिन में आपके वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, सो इट विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन देन नॉर्मल। नॉर्मली कितना यूरिन बनना चाहिए यह भी हमको पता है, कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन is produced per day on an average healthy man। एक एवरेज हेल्दी ह्यूमन को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, ओके, तो एक दिन में इतना यूरिन बनना चाहिए 1 to 1.5 लीटर्स। लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर एडीएच का डेफिशिएंसी है, कम सीक्रेट हो रहा है, तो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा, ये नॉर्मल से ज्यादा यूरिन फॉर्म करेगा, ओके, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायूरेसिस। इस कंडीशन को क्या बोलना है आपको, डायूरेसिस, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं डायबिटिस इंसिपिडस। एक और चीज यहां पे ध्यान में रखनी है, देयर आर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डायबिटिस। दो अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं डायबिटिस के, एक होता है डायबिटिस मलाइटस और दूसरा होता है डायबिटिस इंसिपिडस। जब आप मलाइटस की बात करते हैं तो मलाइटस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, और इसके अंदर, मलाइटस के अंदर, there is abnormal increase in the glucose level or sugar level of the blood। आपके ब्लड में यहां पे abnormally क्या बढ़ेगा, शुगर का लेवल। लेकिन ये कहां पे होगा, डायबिटिस मलाइटस के अंदर। इसका रीजन है किसकी डेफिशिएंसी, इंसुलिन की डेफिशिएंसी। हम बात कर रहे हैं डायबिटिस इंसिपिडस की, तो यहां पे there is increase in the output or volume of urine and the reason is the deficiency of ADH। ADH की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होगा, तो ये सबसे याद रखना है। अभी इसका कॉन्सिक्वेंस, इंपैक्ट क्या होगा, अगर यूरिन से पानी लॉस हो रहा है, क्योंकि यूरिन में पानी का वॉल्यूम ज्यादा है, बॉडी उसको रीअब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है, ओके, तो इस केस में डेफिनेटली देयर विल बी इंक्रीज इन थर्स्ट, क्योंकि बॉडी फ्लूइड में पानी कम होने वाला है, जो रीअब्सॉर्ब होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। बॉडी फ्लूइड में अगर पानी कम होगा तो आपको ज्यादा प्यास लगेगी, और इसको हम बायोलॉजिकली बोलेंगे पॉलीडिप्सिया। इस वर्ड को याद रखना है, पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है इंक्रीज इन थर्स्ट, ओके, एंड द पर्सन हैज अ टेंडेंसी ऑफ ड्रिंकिंग मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई दिस डायबिटिस इंसिपिडस इज आल्सो नोन एज ड्रिंकर्स डिसीज। वापस एक बार बोल रहा हूं, ओके, देयर इज इंक्रीज इन थर्स्ट, दैट इज पॉलीडिप्सिया। अगर प्यास लग रही है ज्यादा तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिएगा वो पर्सन, और इसीलिए डायबिटिस इंसिपिडस को क्या बोला जाता है, ड्रिंकर्स डिसीज। यूरिन का वॉल्यूम जब बढ़ता है, दिस कंडीशन कैन बी कॉल्ड पॉलीयूरिया। सब कुछ पूछा जा सकता है, व्हाट इज पॉलीयूरिया, व्हाट इज पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया का मतलब क्या है, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन देन नॉर्मल, ओके, और पॉलीडिप्सिया का मतलब है इंक्रीज इन थर्स्ट। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अभी बात कर लेते हैं हाइपर सिक्रीशन की, और ये सबसे सिंपल है। अगर एडीएच ज्यादा सिक्रीट होगा तो ये ज्यादा से ज्यादा वाटर को क्या कर लेगा, रीअब्सॉर्ब कर लेगा। ज्यादा वाटर अगर रीअब्सॉर्ब हो गया तो यूरिन में पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी, ओके, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लेस वॉल्यूम ऑफ यूरिन देन नॉर्मल। नॉर्मल से अभी कम यूरिन का फॉर्मेशन होगा, और जब वो ज्यादा हुआ था तो उसको हमने क्या बोला था, डायूरेसिस। अगर अभी वो कम हो रहा है, द कंडीशन इज कॉल्ड एंटी डायूरेसिस। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। डायूरेसिस का मतलब है इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन देन नॉर्मल कॉज्ड बाय हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच। एंटी डायूरेसिस का मतलब है डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन देन नॉर्मल, ओके, एंड इट इज कॉज्ड बाय हाइपर सिक्रीशन ऑफ एडीएच। तो ये तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। एक और चीज, दिस एडीएच कैन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। आपका जो एडीएच है वो किसको इंक्रीज कर सकता है, ब्लड प्रेशर को, बाय कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये आपके ब्लड वेसल्स का क्या कॉज कर सकता है, कॉन्ट्रैक्शन, एंड दैट्स व्हाई दिस एडीएच इज आल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन। एक और नाम है इसको, हार्मोन का नाम क्या बताना है आपको, वैसोप्रेसिन है। तो ये भी पॉइंट आपको प्रॉपर्ली याद रखना है। इसको एक और नाम होता है वो भी ध्यान में रखो, इट कैन बी आल्सो कॉल्ड पिट्रेसिन। सो तीन नाम है, या तो आप इसको एडीएच बोल सकते हो, या तो पिट्रेसिन बोल सकते हो, या तो वैसोप्रेसिन भी बोल सकते हो। वैसोप्रेसिन का मतलब क्या है, या फिर ऐसा क्यों नाम दिया है,
गिव रीजन में पूछा जा सकता है व्हाई एडीएच इज कॉल्ड वैसोप्रेसिन, तो आपका आंसर होगा इट कैन कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इट कैन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन। वैसो का मतलब ले सकते हैं वेसल, ब्लड वेसल, प्रेसिन का मतलब ले सकते हैं ब्लड प्रेशर, दैट्स व्हाई द नेम गिवन इज वैसोप्रेसिन। और ये हो गया आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस का पहला हार्मोन दैट इज नोन एज एडीएच। शॉर्टकट में वापस एक बार बताता हूं, वापस एक बार समझाता हूं। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, दिस एडीएच इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अनदर नेम इज पिट्रेसिन and it is released from pars nervosa. What the hormone is acting on? Hormone is acting on the kidney tubules, DCT and CT, okay, and it controls reabsorption of water. अगर हाइपोसिक्रीशन होगा तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, मतलब यूरिन में ज्यादा पानी रहेगा, वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। अगर यूरिन में पानी की क्वांटिटी ज्यादा है तो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा, नॉर्मल से ज्यादा यूरिन बनने वाला है, ओके, इस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीयूरिया and the problem is called diuresis or diabetes insipidus, और इस केस में there is increase in thirst called polydipsia and that's why it is also called as drinker's disease। बाद में हमने कहा हाइपर सिक्रीशन, अगर हाइपर सिक्रीट होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, रीअब्जॉर्ब कर लेगा और यूरिन में पानी का क्वांटिटी कम हो जाएगा। अगर यूरिन में पानी की क्वांटिटी कम हो रही है तो आपके यूरिन का जो वॉल्यूम है ये नॉर्मल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ऐसे कंडीशन को हम बोलने वाले हैं एंटी डायूरेसिस। बाद में आपने ये भी कहा दिस एडीएच इज आल्सो एबल टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बाय कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड दैट्स व्हाई एडीएच कैन बी आल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन। एडीएच को हम वैसोप्रेसिन ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आई थिंक ये भी प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में, ओके, सो दैट आई कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट हार्मोन। यहां तक ये हार्मोन क्लियर है सब लोगों को? यस प्लीज जल्दी जल्दी बता दो। समझ में आ गया यहां तक सब लोगों को? वेरी गुड, चलो बाकी के लोगों ने भी रिप्लाई करना है। इज इट क्लियर और नॉट? चलो फटाफट रिप्लाई कर दो। वेरी गुड, बहुत कम लोग दिख रहे लाइव लेक्चर में। लेक्चर को प्रॉपरली अटेंड करना है, ये हम बहुत बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो अगला हार्मोन स्टार्ट करते हैं। अगला जो हार्मोन है आपका हार्मोन नंबर 2, द नेम ऑफ द हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन और इट कैन बी आल्सो कॉल्ड पिटोसिन। पिट्रेसिन अलग है, पिटोसिन अलग है, ये पहले समझ लो। पिट्रेसिन है एडीएच, पिटोसिन है आपका ऑक्सीटोसिन। एंड वंस अगेन दिस हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम पार्स नर्वोसा। ये जो हार्मोन है ये कहां से रिलीज हो रहा है? पार्स नर्वोसा से। और इस हार्मोन का मेन काम है, दिस हार्मोन एक्ट ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ यूटेरस। ओके, यूटेरस इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां पे वो फीटस या बेबी का ग्रोथ होता है। ओके, सो ये हार्मोन जो है ये आपके यूटेरस के कहां पे काम कर रहा है? स्मूथ मसल्स के ऊपर, एंड इट कॉजेज देयर कॉन्ट्रैक्शन। वहां पे वो स्मूथ मसल का क्या इनिशिएट कर रहा है, क्या कॉज कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर रहा है फॉर द इजी पार्चुरेशन। ओके, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। पार्चुरेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखते हो तो समथिंग लाइक दिस, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब्स। दिस इज यूटेरस और इस यूटेरस के अंदर यहां पे आपका है फीटस। ओके, जब इसकी बर्थ होगी तो यहां पे आपके यूटेरस के ये जो स्मूथ मसल्स है यहां पे ऑक्सीटोसिन काम करेगा, इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये फीटस को नीचे पुश करेंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे ये नीचे पुश होते जाएगा यहां से ये बाहर निकल के आएगा। सिंपल, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वजाइना। वजाइना एक्ट एज अ बर्थ कैनल। वजाइना जो है वो बर्थ कैनल का काम करेगा।
यहां से फीटस जो है वो बाहर आने वाला है, बॉडी के, मदर के बॉडी से बाहर आएगा, सिंपल। और मैं बोल रहा हूं पार्चुरेशन होगा या फिर उसका क्या होगा, बर्थ। तो इजी बर्थ या फिर इजी पार्चुरेशन के अंदर ये हार्मोन आपको मदद कर रहा है, कौन सा, ऑक्सीटोसिन। एंड दैट्स व्हाई दिस ऑक्सीटोसिन इज आल्सो कॉल्ड बर्थ हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को एक और नाम है, क्या बोल सकते हैं उसको, बर्थ हार्मोन ऐसा भी बोल सकते हैं। ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक ही पॉइंट याद रखना है, एक और पॉइंट साथ में याद रख लेंगे हम। दिस हार्मोन हेल्प्स इन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड्स आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। बेबी के बर्थ के बाद जो मदर की मैमरी ग्लैंड्स है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है, वहां से जो मिल्क का रिलीज है ये भी किसके कंट्रोल में है, ऑक्सीटोसिन के। एंड दैट्स व्हाई दिस ऑक्सीटोसिन इज आल्सो कॉल्ड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को एक और नाम देंगे हम, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन ऐसा भी बोला जा सकता है। दो हार्मोन्स में कंफ्यूजन होता है बहुत बार, थोड़ा सा अगर याद होगा लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन था which helps in production of milk। जैसे ही बच्चों को क्या होता है ना कि मिल्क रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिख जाता है, ओके, तो उन्होंने रट लिया होता है कि अगर मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, मिल्क, मैमरी ग्लैंड, मिल्क, ऐसे वर्ड्स अगर क्वेश्चन में दिखते हैं, वो आंसर करके आते हैं प्रोलैक्टिन। दोनों चीजें अलग अलग है। मैमरी ग्लैंड्स में मिल्क का जो प्रोडक्शन है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन, लेकिन जब बेबी की बर्थ होगी, द बेबी इज गोइंग टू सक द निपल, ओके, तो वहां से जो मिल्क का रिलीज होगा, दैट रिलीज विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों चीजें प्रॉपरली पता होनी चाहिए। तो मैं ये बात कर रहा हूं, ऑक्सीटोसिन की इतने ही पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट, ऑक्सीटोसिन का एक और नाम है पिटोसिन, रिलीज फ्रॉम पार्स नर्वोसा। हार्मोन इज एक्टिंग ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ व्हाट, यूटेरस, एंड हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन। यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा, which is useful in the easy parturition। Parturition is act of giving birth, okay, और इसीलिए इसको नाम दिया है birth hormone, okay। Then it also helps in release of milk from the mammary glands। mammary gland से किसका रिलीज कंट्रोल कर रहा है, मिल्क का, after the child birth, and that's why this is also known as milk ejecting hormone। लास्ट वाले हार्मोन की बात कर लेते हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है। थर्ड हार्मोन इज कोहेरिन, okay, once again released from pars nervosa, and this hormone controls rhythmic contraction and relaxation of jejunum। Now this jejunum is a part of small intestine। ये जो jejunum की बात कर रहा हूं मैं, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और उसके रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, आपका कोहेरिन नाम का हार्मोन। तो कोहेरिन के बारे में सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है, उतना ही मेंशन है, उतना ही याद रखेंगे, ओके। तो ये हो गए आपके हार्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस। सिर्फ तीन ही हार्मोन थे। पहला हार्मोन आपने देखा एडीएच, दूसरा हार्मोन हमने देखा कौन सा, ऑक्सीटोसिन, और तीसरा हमने बात किया किसके बारे में, कोहेरिन के बारे में। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और यहां पे हमने आपका कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, एंड दैट ग्लैंड इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, ओके। तो चलो यहां तक अगर समझ में आ गया होगा तो जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दो, ओके। अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहां तक क्लियर है सब लोगों को, फटाफट बोल दो जल्दी जल्दी। यस, चलो प्रसन्न को सब क्लियर हो गया है, क्या बात है। रिप्लाई करो बाकी के लोग फास्ट। रिप्लाई आएगा तो समझ में आएगा कि आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो। ये तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑन करके रख दिया है साइड में, ओके, और वो कुछ अलग काम में बिजी हैं। यस, जल्दी जल्दी रिप्लाई करना है, सब लोगों ने करना है फटाफट। ठीक है, चलो क्या बात है, वेरी गुड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हम खत्म कर चुके हैं। अगला पार्ट है दूसरी ग्लैंड हम स्टार्ट करेंगे, एंड द नेम ऑफ द ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड।
आपके बॉडी की दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम डील करने वाले हैं, दूसरी ग्लैंड हम देखने वाले हैं। तो जो ग्लैंड है आपकी वो कौन सी ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के अंदर सबसे पहला पॉइंट, इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। आपके बॉडी की सबसे बड़ी कौन सी ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर आपको पूछते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, आपका आंसर होगा लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड के बारे में अगर बात करेंगे तो ओके, लेकिन लीवर इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर आपको पूछेंगे कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो आपका आंसर रहेगा कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। तो ये सबसे पहला पॉइंट यहां पे ध्यान में रखना है। ओके, दूसरा पॉइंट, इस ग्लैंड की हम देखने वाले हैं लोकेशन। एग्जैक्टली ग्लैंड जो है वो बॉडी में कहां पे लोकेटेड है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे ध्यान में रखना है, दिस ग्लैंड इज लोकेटेड वेंट्रोलैटरली इन द नेक रीजन। आपका ये जो नेक का रीजन है, वेंट्रो मतलब फ्रंट साइड, लैटरल मतलब साइड्स में, आगे की तरफ है, ओके, और साइड में है नेक में, इसीलिए कहा वेंट्रोलैटरली। इन विच टाइप ऑफ रीजन? नेक रीजन, बिलो द लैरिंग्स। लैरिंग्स इज योर साउंड बॉक्स, जहां से आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। उसके एग्जैक्टली नीचे, ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। नाउ ट्रैकिया इज योर विंड पाइप, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। विंड पाइप जिसको बोलते हैं, ट्रैकिया जो है उसके आइदर मतलब दोनों साइड्स में। मतलब मान लो कि ये अगर आपका ट्रैकिया हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये थायराइड ग्लैंड का एक लोब है और ये आपके थायराइड ग्लैंड का दूसरा लोब है, इसीलिए कहा ऑन आइदर साइड ऑफ व्हाट? ट्रैकिया। सिंपल। तो ये हो गया आपके ग्लैंड का लोकेशन। रिपीट कर रहा हूं, द ग्लैंड इज लोकेटेड वेंट्रोलैटरली इन द नेक रीजन, जस्ट बिलो द लैरिंग्स, ऑन आइदर साइड ऑफ व्हाट? ट्रैकिया। तो आई थिंक लोकेशन समझ में आ गया होगा। अभी बात करने वाले हैं इसके साइज एंड शेप की। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यह है, द ग्लैंड इज फ्लेशी, सॉफ्ट ग्लैंड होती है। ओके, द कलर ऑफ ग्लैंड इज ब्राउनिश रेड। ग्लैंड का जो कलर है वो कैसा होगा? ब्राउनिश रेड। एंड एक्सटर्नली द ग्लैंड इज कवर्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू। बाहर से जो ग्लैंड है वो वापस किससे कवर्ड होगी? कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड है। सिंपल। नाउ वन मोर पॉइंट, this gland shows presence of two lobes. This is the one lobe and this is the second lobe, right and left. Okay, now as glands have two lobes, we can say the gland is bilobe. ये जो gland है वो किस तरह होगी? bilobe gland है। bilobe मतलब gland के अंदर हमको दो lobes दिख रहे हैं, and this gland is somewhat like this. इसको थोड़ा सा इस तरह हम ड्रॉ करेंगे। ये आपकी ग्लैंड दिख रही है, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, दिस एंड दिस लोब, दोनों लोब जो है यहां पे कनेक्टेड है, एंड द कनेक्शन इज वंस अगेन विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एंड दिस कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज इस्थमस। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि थायराइड ग्लैंड के जो दो लोब्स होते हैं, उन दोनों लोब्स को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? तो ये कनेक्शन जो है ये कनेक्टिव टिश्यू की मदद से हो रहा है। कनेक्टिव टिश्यू का जो नाम है वो क्या है? इस्थमस। ये ध्यान में रखना है प्रॉपरली। ओके, देन द ग्लैंड अपीयर्स आइदर बोटाई इन शेप, और यू कैन राइट बटरफ्लाई इन शेप, और इट लुक्स लाइक अ एच शेप स्ट्रक्चर। ये तो पता होगा कि टाई के ऊपर बो लगाते हैं, तो उस बो की तरह दिख सकती है, बो टाई की तरह, बटरफ्लाई शेप की तरह दिख सकती है, या फिर मैं बोल रहा हूं किस तरह का ग्लैंड है ये? एच शेप का ग्लैंड है। ओके, डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर्स इन लेंथ एंड 3 सेंटीमीटर्स इन विड्थ। ग्लैंड की जो लेंथ है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। विड्थ जो होता है वो कितना होता है? 3 सेंटीमीटर्स। ओके, देन एवरेज वेट ऑफ द ग्लैंड इन द बॉडी ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन इज 25 to 30 ग्राम्स। ग्लैंड का जो एवरेज वेट है अडल्ट्स में वो कितना होता है? 25 to 30 grams. Once again, the gland is slightly larger in females. मेल और फीमेल को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ग्लैंड के साइज फीमेल्स में वापस थोड़ी सी स्लाइटली लार्जर होती है, एंड द साइज एंड वेट ऑफ द ग्लैंड विल वेरी
ग्लैंड की साइज और वेट जो है वो वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ दैट पर्सन, एज के हिसाब से ये चेंज होने वाला है। इट इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सेक्स, जैसे मैंने बोला कि मेल में और फीमेल में साइज और वेट में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयोडीन कंटेंट इन द डाइट। आपके डाइट में जो आयोडीन का कंटेंट है उसके ऊपर भी ग्लैंड की साइज और वेट डिपेंड करेगा। आयोडीन का और ग्लैंड का क्या रिलेशन है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये आपके ग्लैंड का इंट्रोडक्शन है। मॉर्फोलॉजी हमने स्टडी की है, इन शॉर्ट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लैंड। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद रखने, वापस एक बार 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ओके, दूसरा पॉइंट मैंने ग्लैंड का क्या बताया आपको, लोकेशन। द ग्लैंड इज लोकेटेड वेंट्रोलैटरली इन द नेक रीजन, जस्ट बिलो द लैरिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। मॉर्फोलॉजी में क्या क्या याद रखना है, साइज और शेप के बारे में। सबसे पहले तो फ्लेशी ग्लैंड है, ग्लैंड का कलर जो है वो ब्राउनिश रेड है। ओके, एक्सटर्नली ग्लैंड को किसने कवर किया है, कनेक्टिव टिश्यू ने। ओके, बाद में ग्लैंड के अंदर कितने लोब दिख रहे हैं हमको, 2 लोब, राइट एंड लेफ्ट। ओके, इसलिए हमने कहा ग्लैंड जो है वो बाइलोब है। ग्लैंड का शेप या तो बो टाई की तरह दिखेगा, या बटरफ्लाई की तरह दिखेगा, या फिर एच शेप की ग्लैंड होगी। ओके, उसके बाद ग्लैंड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ग्लैंड का जो विड्थ होता है वो होता है 3 सेंटीमीटर। आपके थायराइड ग्लैंड का जो एवरेज वेट है वो है अप्रोक्सीमेटली 25 टू 30 ग्राम्स। ओके, स्लाइटली लार्जर होगी फीमेल्स के बॉडी में एज कंपेयर टू मेल्स। एंड फाइनली आई कैन से द साइज एंड वेट ऑफ द ग्लैंड विल वेरी according to the age, sex and iodine content of the diet. Number of factors are there, okay, which are going to decide the size and shape of the gland. So I think ये समझ में आ गया होगा पूरा properly. Okay, अगर ये चीज आपके समझ में आ चुकी है तो अगले टॉपिक की तरफ चले जाते हैं। ओके, एंड द टॉपिक इज हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की हमको पढ़नी है हिस्टोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है। ओके, एंड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस we are going to consider the TS of thyroid gland. TS का मतलब अभी सबको पता है, ट्रांसवर्स सेक्शन, हॉरिजॉन्टली कट करेंगे और फिर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट वापस मैं सेम रिपीट करूंगा, यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं रफ। दिस इज वन लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड दिस इज द लोब नंबर 2। ओके, आई टोल्ड यू एक्सटर्नली द थायराइड ग्लैंड इज कवर्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू। बाहर के साइड से आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो किससे कवर्ड है पूरी तरह, कनेक्टिव टिश्यू ने उसको कवर करके रखा हुआ है। ओके, व्हाट हैपेंस, दिस कनेक्टिव टिश्यू पेनिट्रेट इनटू द ग्लैंड। ये कनेक्टिव टिश्यू आपके ग्लैंड के अंदर पेनिट्रेट करेगी एंड इट विल डिवाइड द ग्लैंड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल कंपार्टमेंट्स, और आई कैन से इट विल डिवाइड द ग्लैंड इनटू नंबर ऑफ लोब्यूल्स। अंदर जो है, अंदर की तरफ ये कनेक्टिव टिश्यू ग्लैंड को छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में या लोब्यूल्स में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। इफ यू ऑब्जर्व ईच लोब्यूल ऑफ थायराइड ग्लैंड, अगर आप हर लोब्यूल को ऑब्जर्व करते हो, यू कैन फाइंड नंबर ऑफ सच स्ट्रक्चर्स। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर वेरी पॉपुलरली नोन एज थायराइड फॉलिकल्स। टू बी स्पेसिफिक, thyroid gland contains approximately 3 millions of thyroid follicles. आपकी पूरी जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर कितने फॉलिकल्स मिलेंगे आपको, 3 मिलियन के आसपास फॉलिकल्स है ऑन एन एवरेज। 1 मिलियन इज 10 lakhs. ओके, सो 30 lakhs के आसपास ये फॉलिकल का नंबर हो सकता है आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर। ओके, अभी ये जो आपके थायराइड फॉलिकल्स हैं दे आर आइदर स्पेरिकल इन शेप, स्पेरिकल हो सकते हैं, sometime they are oval in shape, shape जो है वो oval हो सकता है, sometime they are irregular in shape, वैरी करेंगे, spherical हो सकते हैं, oval हो सकते हैं, irregular shape के भी हो सकते हैं। okay, one more point, the smaller follicles are generally present towards the center of the gland। जो फॉलिकल साइज में छोटे हैं वो ग्लैंड के जनरली सेंटर में होते हैं, एंड larger follicles are generally found towards the periphery of the gland। periphery मतलब कॉर्नर में, तो ये लोकेशन वाइज भी प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। ओके, नाउ
इफ यू सी अ सिंगल थायराइड फॉलिकल, हर फॉलिकल में सेम चीज होगी, ओके तो हर फॉलिकल की अगर बात करेंगे हम, ईच फॉलिकल इज इंटरनली लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल इपिथेलियम। हर फॉलिकल के अंदर एक सिंगल लेयर मिलने वाला है, कौन से इपिथेलियम का? क्यूबॉइडल। ये बहुत बार पूछा गया है, नंबर ऑफ टाइम्स दिस इज बीन आस्क्ड ओके इन द एग्जाम, कि आपके थायराइड फॉलिकल्स के अंदर किस तरह का इपिथेलियम पाया जाता है। आपका आंसर होगा क्यूबॉइडल इपिथेलियम। एंड द सेल्स ऑफ दिस क्यूबॉइडल इपिथेलियम आर आल्सो नोन एज एसिनल सेल्स। ये जो क्यूबॉइडल इपिथेलियम के सेल्स होते हैं, इनको आप और क्या बोल सकते हो? एसिनल सेल्स ऐसा भी बोल सकते हो। एंड व्हाट हैपेंस नाउ, these acidic cells will enclose one cavity and this cavity is called acinus. Acinal cells एक cavity enclose करेंगे, उस cavity को या जो ये जो space दिख रहा है अंदर, उसको क्या बोलना है आपको? acinus. And this acinus is filled with one proteinaceous material. acinus के अंदर आपको एक proteinaceous material दिखेगा, okay? This material is called colloid or it can be also called thyroglobulin. अंदर की तरफ ये जो प्रोटीनेशियस मटेरियल है, उसको या तो आप कोलॉइड बोल सकते हो या तो थायरोग्लोबुलिन बोल सकते हो। एक्चुअली दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द एसिनल सेल्स। ये जो कोलॉइड की हम बात कर रहे हैं, इसको बनाने का काम, प्रोड्यूस करने का काम कौन से सेल्स कर रहे हैं? आपके एसिनल सेल्स कर रहे हैं, ओके यही कोलॉइड जब आयोडीन के साथ रिएक्ट होता है, it is going to produce one hormone called thyroxine, which is a very major and the important hormone from your thyroid gland. आपके थायराइड ग्लैंड का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है, मेजर हार्मोन जो है, वो ये आपका थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन के बारे में हम बात करने वाले हैं, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू टेक और वी आर गोइंग टू सी द फंक्शंस ऑफ दिस थायरॉक्सिन, बट पहले तो स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। थायराइड फॉलिकल्स के बीच में वंस अगेन यू कैन डेफिनेटली फाइंड अ कनेक्टिव टिश्यू। ये जो थायराइड फॉलिकल्स के बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस में कौन सा टिश्यू मिलेगा आपको? कनेक्टिव टिश्यू। एंड इन दिस कनेक्टिव टिश्यू यू कैन फाइंड सम स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स। ऐसे छोटे छोटे सेल्स के आपको क्या दिखेंगे? ग्रुप्स। ये जो सेल्स मैंने यहां पे शो किए हैं, दीज आर कॉल्ड एज पैराफॉलिकुलर सेल्स और दे आर आल्सो नोन एज सी सेल्स। पैराफॉलिकुलर सेल्स बोल सकते हो या सी सेल्स ऐसा बोल सकते हो। एंड ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है, they also produce one hormone called thyrocalcitonin. ये भी एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। हार्मोन का जो नाम है वो क्या है आपका? थायरोकैल्सिटोनिन है, ओके तो ये हो गया आपका इन शॉर्ट द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमने खत्म किया है। वापस एक बार रिपीट करने वाला हूं शॉर्ट में कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर में क्या क्या पॉइंट्स हमको कवर करने हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, this thyroid gland is externally covered by connective tissue. बाहर से ये कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड है। कनेक्टिव टिश्यू ग्लैंड के अंदर पेनिट्रेट करेगा और ग्लैंड को छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में या लोब्यूल्स में डिवाइड कर देगा। हर लोब्यूल के अंदर देयर आर नंबर ऑफ थायराइड फॉलिकल्स। टू बी स्पेसिफिक, आपके पूरे थायराइड ग्लैंड में कितने फॉलिकल्स होते हैं? 3 मिलियन। फॉलिकल का शेप क्या होता है? या तो स्पेरिकल, या तो ओवल, या फिर इरेगुलर शेप। उसके बाद ओके स्मॉलर फॉलिकल्स कहां पे है? सेंटर में। लार्जर फॉलिकल्स आर जनरली प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ईच फॉलिकल इज इंटरनली लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ विच इपिथेलियम? क्यूबॉइडल इपिथेलियम, ओके क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स को क्या बोलना है? एसिनल सेल्स। एसिनल सेल्स एक कैविटी एनक्लोज करेंगे, उस कैविटी को बोलना है एसिनस, और एसिनस के अंदर एक प्रोटीनेशियस मटेरियल मिलेगा। That material is called colloid or thyroglobulin, which is actually produced by the acinal cells. ये जो colloid या thyroglobulin है, ये जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, it is going to form a hormone called thyroxine. Thyroxine नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, ओके एंड आगे आपने बोला कि थायराइड फॉलिकल्स के बीच में क्या दिखेंगे आपको? छोटे छोटे सेल्स के ग्रुप दिखेंगे। इन सेल्स के ग्रुप को क्या बोलना है? पैराफॉलिकुलर सेल्स। पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ओके और दे आर आल्सो नोन एज सी सेल्स। And these cells are going to produce one more hormone. The name of the hormone is thyrocalcitonin. ये क्या काम करता है, इसके फंक्शंस क्या है, वो हम देखने वाले हैं, डोंट वरी। बट ये है आपका पूरा
हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। सो आई थिंक ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, सो दैट वी कैन स्टार्ट विथ द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चलो समझ में आ गया है सब लोगों को? कुछ डाउट्स है तो पूछ लो। ठीक है, चलो आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया है। ओके, तो अगला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। एंड द टॉपिक इज हॉर्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। जैसे आपने पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स देखे थे, वैसे अभी हम किसके हार्मोन पढ़ने वाले हैं? थायराइड ग्लैंड के। तो टोटल 3 हार्मोन्स आर देयर। ओके, द फर्स्ट हार्मोन इज कॉल्ड T3, द सेकेंड वन इज कॉल्ड T4, ओके, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड TCT। द फुल फॉर्म इज थायरोकैल्सिटोनिन। 3 याद रखने हैं, T3 है, T4 है, और फिर आता है आपका TCT, जिसका फुल फॉर्म होता है थायरोकैल्सिटोनिन। ये जो T3 है इसको हम बोलेंगे ट्राई आयोडोथायरोनिन। T3 का फुल फॉर्म क्या लेना है? ट्राई आयोडोथायरोनिन। T4 का फुल फॉर्म है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ओके, एक्चुअली T3 इज अ प्रीकर्सर ऑफ T4। T3 जो है ये T4 का प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर का मतलब रॉ मटेरियल है। इसी T3 से आगे जाके क्या बनने वाला है? आपका T4 बनने वाला है, और इसी T4 को आप बोलने वाले हो थायरॉक्सिन। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि थायरॉक्सिन एग्जैक्टली क्या है? T1, T2, T3, T4 ऐसा कुछ दिया होता है ऑप्शंस में, तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअली थायरॉक्सिन इज T4। ओके, T3 के बारे में तो एक ही पॉइंट याद रखना है, दैट इट इज अ प्रीकर्सर ऑफ T4। ओके, तो एक्चुअल में आपको 2 ही हार्मोन स्टडी करने हैं। उसके अंदर जो पहला हार्मोन है वो है आपका थायरॉक्सिन, और दूसरा है आपका थायरोकैल्सिटोनिन। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे द फंक्शंस ऑफ थायरॉक्सिन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आपको थायरॉक्सिन के फंक्शन समझ में आएंगे तो ही इसके डिसऑर्डर्स भी समझ में आएंगे। मतलब जो डिसऑर्डर्स कॉज होने वाले हैं बाय द हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। तो मैं बोल रहा हूं अगर फंक्शंस ही समझ में नहीं आएंगे, फंक्शंस ही पता नहीं होंगे, तो वो डिसऑर्डर भी समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है, दिस थायरॉक्सिन इज अ मेजर मेटाबॉलिक हार्मोन ऑफ योर बॉडी। आपके बॉडी का सबसे मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हार्मोन? मेटाबॉलिक हार्मोन, जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। मेटाबॉलिज्म के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं अभी हम। ओके, रिपीट नहीं करने वाला मैं अभी। जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं आपके बॉडी में, ओके, वो सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। कैटाबॉलिक हो सकते हैं, एनाबॉलिक हो सकते हैं। तो इनको कंट्रोल करने वाला एक मेजर हार्मोन जो है वो थायरॉक्सिन है। ओके, विच इज गोइंग टू कंट्रोल द नॉर्मल ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ योर बॉडी। जो आपके बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ और एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। जनरल बात किया हमने, अभी थोड़ा सा स्पेसिफिक बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या क्या करता है। तो सबसे पहले दिस थायरॉक्सिन कंट्रोल्स बीएमआर। इसका फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। आपके बॉडी में सेल्स में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस का रेट है, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? बेसल मेटाबॉलिक रेट या फिर बीएमआर, एंड दिस बीएमआर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ थायरॉक्सिन। ओके, देन थायरॉक्सिन कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस। आपके सेल्स में जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है,
ये नॉर्मली प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करने का काम, नॉर्मल रखने का काम कौन करता है? आपका थायरॉक्सिन। आगे क्या कंट्रोल करेगा? इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन। किसके रेट को कंट्रोल करेगा? ये आपके ऑक्सीजन कंजम्पशन के, ओके, एज वेल एज इट इज गोइंग टू कंट्रोल द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन कंजम्पशन का रेट या फिर रेस्पिरेशन का रेट, दिस इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ एन हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन। देन थायरॉक्सिन इज गोइंग टू कंट्रोल योर बॉडी वेट. It is also going to control your blood pressure. It is also going to control your heart rate, as well as it is going to control your body temperature. ये सारी चीजें आपके थायरॉक्सिन के कंट्रोल में है। आपका बॉडी वेट है, वेट का और थायरॉक्सिन का क्या रिलेशन है ये भी समझ में आएगा, डोंट वरी। फिलहाल तो याद रख लो कि हाँ बॉडी वेट, ओके। उसके बाद मैं बोल रहा हूं ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहा है। देन आपका हार्ट रेट, एक मिनट में आपका हार्ट कितनी बार बीट हो रहा है ये सबको पता है। नॉर्मल हार्ट रेट इज अप्रोक्सीमेटली 72 टाइम्स पर मिनट और 72 बीट्स पर मिनट। तो ये आपका नॉर्मल हार्ट रेट थायरॉक्सिन के कंट्रोल में है। आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी किसके कंट्रोल में है? थायरॉक्सिन के कंट्रोल में है। आगे जाके हम ये बात बोल सकते हैं थायरॉक्सिन कंट्रोल्स नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ योर ब्रेन। सो आई कैन से इट आल्सो कंट्रोल्स योर मेंटल डेवलपमेंट। आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है, ब्रेन का नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ये भी थायरॉक्सिन के कंट्रोल में होता है, ओके। देन इट आल्सो कंट्रोल्स नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स। गोनाड्स का मतलब जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड में समझाया था, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल। द मेल गोनाड इज नोन एज टेस्टिस एंड द फीमेल गोनाड विल बी नोन एज व्हाट? ओवरीज। तो टेस्टिस और ओवरीज जो है ये गोनाड्स हैं, इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट उसके कंट्रोल में है। इट आल्सो कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है ये भी आपके थायरॉक्सिन के ही कंट्रोल में है, सिंपल, ओके। तो ये सारी चीजें जो है ये थायरॉक्सिन कंट्रोल कर रहा है, ओके। फाइनली आई कैन से दैट दिस थायरॉक्सिन कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। फ्रॉग्स के अंदर या एम्फिबियंस के अंदर हम बोल सकते हैं कौन सी प्रोसेस है? मेटामॉर्फोसिस। आप बोलेंगे सर ये मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? एक्सट्रीमली सिंपल मीनिंग, द कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट। लाइफ की जो इनिशियल स्टेज होती है, लार्वल स्टेज होती है, लार्वा जब अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो इस चीज को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस ऐसा बोला जाता है। जो लार्वल स्टेज होती है फ्रॉग की उसको हम बोल सकते हैं टैडपोल। सो व्हेन द टैडपोल गेट कन्वर्टेड इन अडल्ट फ्रॉग, जब ये टैडपोल अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है तो इस कन्वर्जन के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मेटामॉर्फोसिस। कुछ साल पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि देयर इज वन पॉन्ड, ओके, एंड इन दिस पॉन्ड देयर आर 100 टैडपोल्स। 100 tadpoles are there and the thyroid gland of every tadpole has been removed. हर टैडपोल की थायराइड ग्लैंड को अगर रिमूव कर लिया तो क्या होगा? तो एक ऑप्शन दिया था कि टैडपोल्स विल डाई इमीडिएटली, ओके। दूसरा दिया था टैडपोल सर्वाइव एंड विल लिव द नॉर्मल लाइफ, ओके। एंड तीसरा ऑप्शन दिया था टैडपोल गेट कन्वर्टेड इन टोड और अडल्ट फ्रॉग, एंड फाइनली लास्ट ऑप्शन दिया था टैडपोल रिमेन्स टैडपोल थ्रू आउट द लाइफ। तो सिंपल सा चीज है, थायराइड ग्लैंड निकालने से डायरेक्टली डेथ नहीं होने वाली है, ओके। लेकिन थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन आ रहा है थायरॉक्सिन, जो मेटामॉर्फोसिस में इंपॉर्टेंट है, अगर वो हार्मोन ही नहीं बनेगा तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, तो वो जो टैडपोल है पूरी लाइफ टैडपोल ही रह जाएगा, वो अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था टैडपोल विल रिमेन टैडपोल थ्रू आउट द लाइफ, एंड दीज आर सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ योर थायरॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सब लोगों को। वापस एक बार रिपीट करता हूं इसको। मैंने बोला मेजर मेटाबॉलिक हार्मोन है बॉडी का, जो आपके बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ एंड एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद ये क्या कंट्रोल कर रहा है? आपका बीएमआर। फुल फॉर्म क्या है उसका? बेसल मेटाबॉलिक रेट। देन इट कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस, इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन एज वेल एज रेस्पिरेशन। ये सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है। बॉडी वेट, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, उसके बाद आ रहा है आपका बॉडी टेम्परेचर। ये सारी चीजें जो है वो किसके कंट्रोल में है? थायरॉक्सिन के। फिर आ रहा है आपका ब्रेन का डेवलपमेंट या फिर नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट जो है
normal growth and development of gonads, production of sex hormones. This is also under the control of thyroxine. And finally, the process of metamorphosis. Metamorphosis का मतलब लेना है the process of conversion of larva into adult. तो ये सारी चीजें जो है ये आ जाती है आपके थायरॉक्सिन के फंक्शंस के अंदर. तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सब लोगों को. तो यहां तक अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो. जल्दी जल्दी बता दो, ये समझ में आया नहीं आया सब लोगों को. इसी के ऊपर अगला टॉपिक बेस्ड है आपका. अगर ये समझ में आ गया होगा तो अगला टॉपिक भी समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है. यस, चलो कुछ डाउट्स है तो पूछ लो फटाफट. चलो, देवयानी, अमोदी, शुभम, ओमकार, प्रेम, क्षितिजा, वासंती, स्नेहल, क्या बात है. आयुषा की भी डाउट्स क्लियर है, वेरी गुड. ऋषिकेश, क्या बात है. रुपेश, ऐश्वर्या, अक्षदा, कुछ भी डाउट्स है तो पूछ लो, क्योंकि अगला टॉपिक जो है वो अगले लेक्चर में लेंगे हम. अभी स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं है, खत्म नहीं कर पाएंगे हम. जब अगले लेक्चर में आप लोग आएंगे तो ये आज का जो फंक्शंस है थायरॉक्सिन का, एटलीस्ट इतना पार्ट रिवाइज होना चाहिए. थायरॉक्सिन के फंक्शंस को रिवाइज करके रखना है, तभी आपको अगला टॉपिक समझ में आएगा कल के लेक्चर का. अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा. यस, चलो, आकांक्षा, करण, ऋतुजा, धीरज, सब लोगों के डाउट्स क्लियर हैं. कुछ भी डाउट्स है तो पूछ लो. यहां तक नोट्स को कंप्लीट कर लेना है सब लोगों ने. वापस एक बार हम रिपीट कर रहे हैं कि ऑनलाइन लेक्चर जो भी कंडक्ट हो रहे हैं, ओके, वो लेक्चर्स प्रॉपर्ली अटेंड करो, फायदा होगा. बाद में ये कब शुरू होगा, कब क्या होगा, कुछ नहीं बता सकते, अनप्रेडिक्टेबल चीजें हैं. आपको शायद ये भी न्यूज मिल गई होगी कि जो 12th के बोर्ड के एग्जाम होने वाले थे वो भी पोस्टपोन हो चुके हैं. ओके, 1 महीना आगे कर दिया एग्जाम्स को, ये कोविड के सिचुएशन की वजह से. तो अगर उनके एग्जाम आगे हो गए तो हमारा ऑफलाइन स्टार्ट होना भी थोड़ा सा और आगे शिफ्ट हो गया. ये इनडायरेक्ट मैसेज है. तो शायद अगला 1 महीना तो कम से कम ऑनलाइन ही रहना पड़ेगा. ऑनलाइन लेक्चर्स हमको अटेंड करने पड़ेंगे. ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी जल्दी कवर होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखवा के देने का टाइम जो है वो सेव होता है हमारा. सिर्फ एक्सप्लेनेशन है और सॉफ्ट कॉपी में नोट्स आपके सामने हैं, वो घर पे आपको कंप्लीट करने हैं. तो वापस एक बार बोल रहा हूं कि ऑफलाइन आने के बाद ऐसा ना हो कि सर बहुत सिलेबस खत्म हो गया और हमने कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी कैसे होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये पॉसिबल है कि जब हम ऑफलाइन आएंगे तो जहां तक हमने ऑनलाइन पढ़ा है उससे आगे स्टार्ट होगा. लास्ट टाइम आपका बेनिफिट ये था कि ऑनलाइन में पूरा सिलेबस खत्म हो चुका था, तो इसलिए हमको वो अपॉर्चुनिटी थी कि हम सबसे पहले से वापस स्टार्ट करें ऑफलाइन में. लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला है. ओके, ऐसा तो नहीं होगा कि पूरे 10 के 10 महीने ऑनलाइन ही रहेंगे. तो मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, ओके, कि जब हम ऑफलाइन आएंगे, जब भी आएंगे, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1.5 मंथ, तो सिलेबस जो है वो जहां तक हमने ऑनलाइन पढ़ा है वहां से आगे हम पढ़ाएंगे. तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर वो पिछला वाला पार्ट समझ में नहीं आया, बेस वीक रह गया. ये रीजंस एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला है. तो सबसे सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि जो लेक्चर्स अभी चल रहे हैं उनको प्रॉपरली अटेंड करो, अभी सारी चीजें क्लियर कर लो. बाद में ना आपके पास टाइम होगा ना हमारे पास होगा, क्योंकि सिंपल सी चीज है कि जब भी ऑफलाइन आएंगे तभी भी ये रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे कि आपको डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, एक बेंच के ऊपर एक ही स्टूडेंट बैठेगा. ओके, तो शायद आपके एक बैच के 2 बैच हो जाएंगे, तो टीचर्स के ऊपर जो वर्कलोड है वो भी बढ़ने वाला है. तो
आपको आप बोलेंगे सर हमको नहीं समझ में आया, पिछला वापस पढ़ाओ, किसी के पास टाइम नहीं रहेगा। तो अभी वापस एक बार बोल रहा हूं, लेक्चर्स को ऑनलाइन अटेंड करो, यही आपके सामने एक सबसे बड़ी ऑप्शन है। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को। यहां पे आज के लिए रुकेंगे, यहां तक नोट्स को कंप्लीट कर लो, अगला पार्ट जो है वो अगले लेक्चर में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।